Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 10 साल पहले सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह एक पूर्ण महायुद्ध में बदल गया। संघर्ष ने 3,80,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है, शहरों को तबाह कर दिया है और अन्य देशों को भी इस संघर्ष के बीच में खींच लिया है। आज ही के दिन 15 मार्च 2011 को एक सिविल अनरेस्ट शुरू हुआ था। यह सिविल अनरेस्ट शुरू होने से पहले ही कई सीरियाई लोग राष्ट्रपति बशर अल असद से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के बारे में शिकायत कर रहे थे। बशर अल असद 2000 में उनके पिता की मृत्यु के बाद सत्ता पे काबिज हुए थे। 15 मार्च 2011 यानी कि आज ही के दिन दमनकारी शासकों के खिलाफ पड़ोसी देशों में विद्रोह से प्रेरित दक्षिणी शहर डेरा में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए। जब सीरियाई सरकार ने असंतोष को कुचलने के लिए घातक बल का इस्तेमाल किया तो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अशांति फैलती गई और सरकार की कार्यवाही और तेज होती गई। विपक्षी समर्थकों ने हथियार उठा लिए। पहले अपना बचाव करने के लिए यह हथियार उठाए गए थे, पर बाद में अपने क्षेत्रों को सुरक्षा बलों से मुक्त कराने के लिए। वहीं बशर अल असद ने इसे विदेशी समर्थित आतंकवाद का नाम दिया और इसे कुचलने की कसम खाई। हिंसा तेजी से बढ़ी और देश गृह युद्ध में उतर गया। सैकड़ों विद्रोही समूह उठ खड़े हुए और इस संघर्ष को बशर अल असद और उसके खिलाफ सीरियाई लोगों के बीच लड़ाई से अधिक बनने में देर नहीं लगी। विदेशी शक्तियों ने पक्ष लेना शुरू कर दिया। पैसा, हथियार और लड़ाके भेजे जाने लगे। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती गई, चरमपंथी जिहादी संगठन जैसे कि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा भी मौके का फायदा उठाने के लिए इस संघर्ष में शामिल हो गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चिंता बढ़ गई और उन्होंने इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। सीरिया के कुर्द जो स्वायत्त शासन का अधिकार चाहते थे लेकिन बशर अल असद की सेना से लड़े नहीं थे, उन्होंने इस संघर्ष में एक और नया आयाम जोड़ दिया। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इसमें कितने लोग मारे गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसको कि हम SOHR भी बोलते हैं, यूके स्थित एक निगरानी समूह है जिसके पास जमीन पर सोर्सेज का एक नेटवर्क है। उनके अनुसार दिसंबर 2020 तक 3,87,118 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 1,16,911 नागरिक थे। इस डेथ टोल में 2,05,300 लोग शामिल नहीं थे क्योंकि वो लोग या तो लापता थे या उन्हें मृत मान लिया गया था, और 88,000 नागरिक ऐसे थे जिनके बारे में माना जाता है कि सरकार द्वारा संचालित जेलों में टॉर्चर करने से उनकी मौत हो गई थी। एक अन्य निगरानी समूह वायोलेशंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने नागरिकों पर हमले सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानून के उल्लंघन को दर्ज किया है। इसने दिसंबर 2020 तक 1,35,634 नागरिकों सहित 2,26,374 युद्ध संबंधी मौतों का डॉक्यूमेंटेशन किया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार लगभग 12,000 बच्चे मारे गए या घायल हुए थे। अब दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि इस सब संघर्ष में कौन शामिल है। सरकार के प्रमुख समर्थक रूस और ईरान रहे हैं, जबकि तुर्की, पश्चिमी शक्तियों और कई खाड़ी अरब देशों ने पिछले एक दशक में अलग अलग तरीके से विद्रोहियों का समर्थन किया है। रूस ने, जिसके पास युद्ध से पहले सीरिया में सैन्य ठिकाने थे, 2015 में बशर अल असद के समर्थन में एक हवाई अभियान शुरू किया जो युद्ध के रुख को सरकार के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण रहा। रूसी सेना का कहना है कि उसके हमले केवल आतंकवादियों को ही निशाना बनाकर किए जाते थे, लेकिन एक्टिविस्ट्स का कहना है कि वे नियमित रूप से मुख्य धारा के विद्रोहियों और नागरिकों को मारते थे। माना जाता है कि ईरान ने इस युद्ध में सैकड़ों सैनिकों को तैनात किया है और बशर अल असद की मदद के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ईरान ने हजारों शिया मुस्लिम मिलिशिया मैन, जिनमें कि ज्यादातर लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन से थे लेकिन कुछ इराक, अफगानिस्तान और यमन से भी थे, उनको हथियार देकर, ट्रेनिंग देकर और पैसा देकर सीरियाई सेना की तरफ से विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने में मदद की है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में उन लोगों के लिए समर्थन प्रदान किया जिन्हें वह उदारवादी विद्रोही समूह मानते थे, लेकिन अब उन्होंने गैर घातक सहायता को प्राथमिकता दी है क्योंकि जिन जिहादियों को उन्होंने शुरू में मदद दी थी आज वे ही विपक्ष में प्रमुख शक्ति बन गए हैं। एक अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक गठबंधन ने 2014 से सीरिया में हवाई हमले किए और विशेष बलों को तैनात किया ताकि
कुर्द और अरब मिलिशिया के गठबंधन की मदद की जा सके, जिसे हम सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एसडीएफ भी कहते हैं। और इन्होंने उत्तर पूर्व में आईएस आतंकवादियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है। तुर्की विपक्ष का एक प्रमुख समर्थक है, लेकिन उसका ध्यान एसडीएफ पर हावी कुर्द वाईपीजी मिलिशिया को रोकने के लिए और उसका प्रभाव कम करने के लिए विद्रोही गुटों का उपयोग करने पर रहा है। तुर्की ने यह आरोप लगाया है कि कुर्द वाईपीजी तुर्की में प्रतिबंधित कुर्द विद्रोही समूह का ही एक विस्तार है। तुर्की सैनिकों और विद्रोहियों ने सीरिया की उत्तरी सीमा के साथ के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और इदलिब के अंतिम विपक्षी गढ़ पर सरकारी बलों द्वारा चौतरफा हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। सऊदी अरब का मुख्य उद्देश्य ईरानी प्रभाव को कम करना और उसे बढ़ने से रोकने पर है। सऊदी अरेबिया ने युद्ध की शुरुआत में विद्रोहियों को हथियार और पैसा देकर उनकी मदद की। ऐसा ही कतर ने किया। मजे की बात यह है कि कतर सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी है। इस बीच इजराइल सीरिया में ईरान की सैन्य घुसपैठ और हिजबुल्ला और अन्य शिया मिलिशिया को ईरानी हथियारों की शिपमेंट से बहुत चिंतित है और उसने उन्हें विफल करने के लिए बहुत से भीषण हवाई हमले किए हैं। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि इससे सीरिया किस तरीके से प्रभावित हुआ है। एसओएचआर के अनुसार सैकड़ों हजारों मौतों के साथ साथ संघर्ष के परिणाम स्वरूप 21 लाख से अधिक नागरिकों को चोट या अस्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है। युद्ध से पहले सीरिया की जो कुल आबादी थी 2 करोड़ 20 लाख, उसमें से आधे से अधिक लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। कुछ 67 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। उनमें से कई शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य 56 लाख लोग विदेशों में शरणार्थियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। पड़ोसी लेबनान, जॉर्डन और टर्की उनमें से 93% लोगों की मेजबानी कर रहे हैं। 1 मिलियन सीरियाई शरणार्थी बच्चे निर्वासन में पैदा हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जनवरी 2021 तक सीरिया के अंदर 1 करोड़ 30 लाख लोगों को किसी न किसी रूप में मानवीय सहायता की आवश्यकता थी, जिसमें कि 60 लाख लोगों को अत्यधिक सहायता की आवश्यकता थी और 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रत्येक दिन पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लगभग 5 लाख बच्चे लंबे समय से कुपोषण के शिकार थे। पिछले 1 साल में मानवीय संकट एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की वजह से और ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से सीरिया की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट देखी गई है और खाद्य कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा देश को कोविड-19 के प्रकोप का भी सामना करना पड़ा है, जिससे हुआ नुकसान सीमित परीक्षण क्षमता और तबाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ज्ञात नहीं है। 1 दशक की लड़ाई के बाद देश भर में शहर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के सैटेलाइट एनालिसिस के अनुसार 2016 के अंत में सरकार द्वारा फिर से कब्जा किए जाने से पहले अकेले एलेप्पो शहर में 35,000 से अधिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई थी और उनकी संरक्षित स्थिति के बावजूद मार्च 2020 तक लगभग 350 अलग अलग चिकित्सा सुविधाओं पर लगभग 600 हमले हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 923 चिकित्सा कर्मियों की मौत हो गई। इस तरह के हमलों की वजह से देश के केवल आधे से कम अस्पताल पूरी तरीके से चालू हैं। सीरिया की अधिकांश समृद्ध संस्कृति विरासत को भी नष्ट कर दिया गया है। देश के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आईएस आतंकवादियों ने जानबूझकर प्राचीन शहर पलमायरा के कुछ हिस्सों को उड़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र के वॉर क्राइम्स इन्वेस्टिगेटर्स ने सभी पक्षों के ऊपर वॉर क्राइम्स करने का आरोप लगाया है। उनकी नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों को विशाल हवाई बमबारी का सामना करना पड़ा है। सीरियंस ने रासायनिक हथियार के हमलों और आधुनिक दिनों की घेराबंदी को सहन किया है, जिसमें अपराधियों ने जानबूझकर आबादी को भूखा रखा और मानवीय सहायता को वहां पहुंचने से रोका। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आजकल इस देश की बागडोर किसके हाथ में है। सीरियाई सरकार ने सीरिया के सबसे बड़े शहरों पर नियंत्रण तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी देश के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्द नेतृत्व वाले एसडीएफ का कब्जा है। शेष विपक्षी गढ़ इदलिब के उत्तर पश्चिमी प्रांत और उत्तरी हमा और पश्चिमी अलेप्पो प्रांतों के आसपास के हिस्सों में है। इस क्षेत्र में हयात तहरीर अल शाम नामक एक जिहादी गठबंधन का प्रभुत्व है, लेकिन यह मुख्यधारा के विद्रोही गुटों का भी घर है। अनुमानित 27 लाख विस्थापित लोग, जिसमें 10 लाख बच्चे भी शामिल हैं, वहां रह रहे हैं। उनमें से कई लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। मार्च 2020 में रूस और तुर्की ने इदलिब को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में युद्ध विराम की मध्यस्थता की थी। तब से अब तक एक शांति की स्थिति है,
लेकिन यह किसी भी क्षण टूट सकती है। देश के उत्तर पूर्व में तुर्की सेना और सीरियाई विद्रोहियों ने अक्टूबर 2019 में एसडीएफ के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया ताकि सीमा के सीरियाई हिस्से को कुर्द वाईपीजी मिलिशिया के कब्जे से मुक्त किया जा सके और लगभग 120 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। हमले को रोकने के लिए एसडीएफ ने सीरियाई सरकार के साथ एक समझौता किया जिसने सीरियाई सेना को 7 वर्षों में पहली बार कुर्द कंट्रोल्ड एरिया में लौटते हुए देखा। दोस्तों, क्या यह युद्ध अभी खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ऐसा लगता भी नहीं है कि यह युद्ध जल्दी से कभी खत्म भी होगा, लेकिन सभी सहमत हैं कि इसका एक राजनीतिक समाधान निकालने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना या जानना है तो मार्क रीनी की बुक एजेंट इन प्लेस ज़रूर पढ़ें। अगर आप जॉन विक को पसंद करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह किताब बिल्कुल पसंद आएगी। हालांकि यह एक फिक्शनल किताब है, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन किताबों को या मूवीज़ को लिखते वक्त या बनाते वक्त हमेशा जो रिसर्च की जाती है वो एक्चुअल इवेंट्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह किताब पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि कौन कौन प्लेयर्स सीरिया के अंदर एक्टिव हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको सीरिया में हो रही सिविल वॉर के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा बनाया कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर कल फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।